45 डेज सीरीज़ का आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 31 और बायोलॉजी का पार्ट 2। बायोलॉजी यानी 3 या 4 क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, शायद 4 क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिज़िक्स का एक लेक्चर रह गया जिसमें फ़िज़िक्स कंप्लीट हो जाएगा और केमिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी उसे 2 या 3 क्लास में मैं बता दूंगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी होंगे 4-5 टॉपिक वो मैं करा दूँगा। जैसे हमारा घराना वाले से क्वेश्चन पूछ लेता है या फेस्टिवल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो चीज़ मैं अलग से करा दूँगा। बायोलॉजी के पार्ट 1 में हमने कोशिका विभाजन से पहला वाला चीज़ें कर लिया था, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो करना है। डिटेल में चीज़ें नहीं करना है क्योंकि कम टाइम में इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें कवर करना है। पार्ट 2 में कोशिका विभाजन से स्टार्ट होता है, तो कोशिका विभाजन से जो टॉप क्वेश्चन बनेंगे वो चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। कोशिका विभाजन सर्वप्रथम बोलेगा किसने देखा था 1855 में, किसने? विर्चाओ ने। कोशिका का विभाजन 3 टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं? असूत्री हो जाएगा, सेकेंड समसूत्री हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा अर्धसूत्री। असूत्री विभाजन बोलेगा, क्वेश्चन बनेगा कि जीवाणु में कौन सा वाला होता है? नीलहरित शैवाल में, यीस्ट में, अमीबा, प्रोटोजोआ, इन सब में कौन सा विभाजन होता है? असूत्री। ठीक है, बस समसूत्री वाले में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले जो है समसूत्री विभाजन को किसने देखा था? वॉलेट फ्लेमिंग ने 1879 में। बस इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, बाकी चीज़ें जो है स्किप करना है। अगर पूछेगा बाकी चीज़ें अभी डिटेल में नहीं करना है, बाकी थोड़ा बहुत है कि आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉइंट ये वाला नोट कर लेना। असूत्री विभाजन की खोज जो है वो किया था विज़मैन ने, ठीक है, लेकिन इसका जो विस्तृत अध्ययन है वो किया था स्ट्रॉसबर्गर ने 1818 में। और ये जो विभाजन होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है। बाकी ये वाले सभी पॉइंट जो है अभी फ़िलहाल स्किप करना है, ये जितना भी है, ठीक है, यहाँ तक। अब आते हैं अनुवंशिकी में। अनुवंशिकी से क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है, जो वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है उसे क्या कहते हैं? अनुवंशिक, ठीक है। सेकंड चीज़, डेफिनेशन अगर पूछेगा, आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी। डेफिनेशन वैसे नहीं पूछता बट वही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले लक्षण को क्या कहते हैं? आनुवंशिक। पहला यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछेगा कि आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो ऑस्ट्रिया का थे एक वैज्ञानिक जिनका नाम था ग्रीगर जोहान मेंडल, इन्होंने दिया था। कब? 1884 में, 1882-84, सिर्फ 84 तक ये था इनका, इतना टाइम पीरियड इनका था। और आनुवंशिकता का पिता ने कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये वाला क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है। पहला, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है और जो जानकारी है वो किसने दिया था? तो दोनों सेम ही आंसर है दोनों का, मेंडल। जेनेटिक्स का नाम का जो उपयोग था वो सबसे पहले किसने किया था? डब्ल्यू वॉटसन ने 1905। और जीन शब्द का जो प्रयोग था सबसे पहले जोहानसन 1909। 3 पॉइंट यहाँ, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आनुवंशिकता का पिता जॉन मेंडल को, जेनेटिक शब्द का प्रयोग वॉटसन ने 1905, जीन का 1909 में जोहानसन ने। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब होता है जिन्हें हम देख सकते हैं, जो लक्षण जिन्हें हम देख सकते हैं। और जीनोटाइप का मतलब होता है जो जीन का बना होते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने, मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था प्रयोग के लिए? तो मटर के पौधा, बहुत बार पूछा हुआ है। तो यहाँ से 4 पॉइंट है जो आनुवंशिकता वाले टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ये वाला स्किप कर सकते हो, सभी चीज़ें फ़िलहाल अभी यहाँ पे ये सभी चीज़ें अभी फ़िलहाल स्किप करना है। ये वाला गुणसूत्र यहाँ पे थोड़ा बहुत ही इन्हें याद कर लेना, गुणसूत्र वाला पूछ लेता कभी कभी। वैसे सभी के याद नहीं करना है बट इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे मच्छर वाला याद कर लेना, ठीक है, और मक्खी, टमाटर। वैसे इस गुणसूत्र को फ़िलहाल अभी आप छोड़ सकते हो, टाइम कम है तो कम टाइम में, अगर टाइम है तो चीज़ें आप कर सकते हो। अब आता है मानव अनुवंशिकी, ह्यूमन जेनेटिक। देखो, गुणसूत्र की अगर बात करें, नामकरण किसने दिया था? डब्ल्यू वॉल्टे ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब दिया था? 1888 में। ईयर वैसे कम पूछा हुआ है लेकिन जो साइंटिस्ट का नाम है वो ज़्यादा पूछा हुआ है, डब्ल्यू वॉल्टे ने। और जीनोम किसे कहते हैं? जीनोम होता है कि गुणसूत्र में पाए जाने वाले वंशज पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम। इसके बाद यहाँ पे एस बेंजर लिखना है 1956 में, इन्होंने विचारधारा दी थी, जीन की आधुनिक विचारधारा। इसके बाद जीन के कार्य की इकाई जो है सिस्ट्रॉन, ये तो नया याद रखना। और उत्परिवर्तन की इकाई को कहते हैं म्यूट्रॉन। और पुनः संयोजन की इकाई को कहते हैं रेकॉन। तो 3 इकाइयाँ जो हैं यहाँ पे हैं और तीनों ही जो है अलग अलग है, तो क्वेश्चन किसी से भी बन सकता है। टोटल कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं मानव में? 20 टाइप प्रकार के।
ठीक है। तो मानव आनुवंशिकता से आनुवंशिकी से सिर्फ 3 पॉइंट अभी याद रखना है। नामकरण डब्ल्यू वॉल्डेयर ने। सेकंड चीज़ आधुनिक विचारधारा एस बेंजर ने 1950। उसके बाद 3 इकाई, जैसे कार्य की इकाई को सिस्ट्रॉन कहते हैं, उत्परिवर्तन को म्यूटॉन कहते हैं और पुनः संयोजन को डेकॉन। कितने टाइप के मानव में अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 20 टाइप के। ऑर्थर कॉनबर्ग ने 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज। ऑर्थर कॉनबर्ग कब? 1962 में। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी पूछा हुआ है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष एक तो गुणसूत्रों की संख्या याद रखना 46, ठीक है। ठीक है, बाकी चीज़ यहाँ पे छोड़ सकते हो। जैव विकास से क्वेश्चंस तो यहाँ पे स्किप कर सकते हो फिलहाल, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैव विकास से समजात और समरूप अंग थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है, इनके एग्जाम्पल थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। समजात अंग किसे कहते हैं? पहली बात तो ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, ठीक है, परंतु मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्तन में समान होते हैं, उसे समझाता है। एग्जाम्पल याद रखना, जैसे सील के फ्लिपर हो गया, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिजली का पंजा, मनुष्य के हाथ, ये सब किसके एग्जाम्पल है? समझात के। बस एग्जाम्पल याद रखना। समरूप वाले में क्या होता है? जो समान कार्य के लिए होते हैं, ठीक है, यानी कार्य के हिसाब से वो समान दिखाई देते हैं, लेकिन मूल रचना में अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख उड़ने का काम करते हैं, लेकिन इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तो एग्जाम्पल ये हो गए। अवशेषी अंग, अवशेषी को थोड़ा बहुत आप स्किप कर सकते। अवशेषी अंग के एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर लेना, जैसे कर्ण पल्लव हो गया, त्वचा के बाल हो गए, वर्मी फॉर्म हो गया और एम्पेंडी, यानी बाकी जो रह जाएंगे समझाव समरूप का याद करने लेना एग्जाम्पल बाकी जो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करना है। जैसे बोलेगा मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग होते हैं? 100। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा? साइनोबैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पक्षियों का विकास किससे हुआ है? सरीसृपों से हुआ है। जल स्तर चल यानी जीवों का विकास किससे हुआ है? मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास सरीसृप। तो चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कितने अवशेषी अंग? लगभग 100। प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों का विकास किससे हुआ? सरीसृप से। और जलीय वालों का मत्स्य से और स्तनी वालों का सरीसृपों से हुआ है। जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवों के यानी भूपटल की चट्टानों पर ऐसी जीवाश्म की डेफिनेशन वैसे पूछ लेता है, बट इजी है। जीवों के यानी जो बहुत पुराने टाइम के रह गए, उनके जो अवशेष हो गए, वो सब क्या होता है? जीवाश्म के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे ये वाला थोड़ा बहुत तो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन फिर भी बुक याद कर लेना और कब दिया था। जैसे लेमार्क वाक की बुक है, लेमार्क का सिद्धांत उन्हें 1809 में दिया था। उनकी बुक है फिलोसफी जूलॉजिक, ये बुक बोलेगा किसकी है? बस ये। जिराफ की गर्दन का लंबा होना, ये एग्जाम्पल ये किसके दिया था? लेमार्क वाक ने। डार्विन वार्ड का थोड़ा बहुत आप छोड़ सकते हो। डार्विन वार्ड से बस ये ध्यान रखना कि पूरे सर्वेक्षण विश्व सर्वेक्षण जहाज़ पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था किसने? बीगल एक जहाज़ है उस पर 1831 में। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। और इनको क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक। ये थोड़ा पॉइंट नोट कर लेना, डार्विनवाद को कहा जाता है। बस बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो बाकी चीज़ें। अब आता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का एक तो जनक किसे कहा जाता है? पहली बात तो यही ध्यान रखना। और थियोफ्रेटस, ये थोड़ा पॉइंट याद रखना। बाकी वनस्पति जगत का जो वर्गीकरण है किसने किया था? एक्लर ने। कब किया था? 1883 में। बाकी पॉइंट यहाँ पे अभी फ़िलहाल छोड़ना है, इतना टाइम नहीं है, टाइम चीज़ें निकालना। वन सेकेंड। इस वाले टॉपिक को थोड़ा आप पुष्पोत्वित पौधा कौन सा होता है?
पुष्प और बीज नहीं होता जिसमें, ठीक है। बाकी इनको सवाल वाले इनके एग्जाम्पल याद रखना है ना, ठीक है। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहते हैं, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? थैलोफाइटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सवाल के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए। सवाल क्योंकि पूछ लेता है, जैसे एनाबीना हो गया, कल्प हो गया और नॉनस्टिक, फ्यूकस हो गया, ये हो गया। ये एग्जाम्पल है सवाल के, लाभदायक सवाल जो होते हैं। औषधि वाले के लिए ये रहा, अनुसंधान के लिए ये रहा। बाकी चीज़ें नहीं कर सकते, इन्हें स्किप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। कवक करते हैं, कवक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कवक से क्या आता है? एक तो कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, हिंदी में नहीं आएगा, इंग्लिश में आएगा, ये माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कवक में जो भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, पहला पॉइंट। इसकी कोशिका भित्ति किसकी होती है? काइटिन की। तो 3 पॉइंट हो गए कवक से। पौधों में कुछ गंभीर रोग भी होते हैं, जैसे ये रहा दमा। दमा जो है रोग, उसका कवक कौन है? जैसे एथलीट फुट है, उसका कवक कौन सा है? खाज जो है, गंजापन हो गया, दाद हो गया। नीचे दिए, स्किप कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा बहुत अगर याद हो जाता तो ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कवक से रोग पौधों में। जैसे सबसे अधिक जो है वो हानि रस्ट और स्मट से होती है। जैसे सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का ढीला स्मट। बोलेगा ये किसके कारण होता है? गेहूं सरसों का सफ़ेद रस्ट, वही हो गया कवक के कारण। गेहूं का कीटू रोग हो गया, आलू की अंग मारी बीमारी हो गया, गन्ने का लाल अपक्षय हो गया, मूंगफली का टीका रोग, ये सब किसके कारण होते हैं? कवक के। आलू का मच्छा रोग गया, ठीक है। आलू की पछेला अंगमारी हो गया, प्रांकुरणों का डंपिंग हो गया, ये सब होते हैं कवक के कारण। सेम चीज़ जीवाणु की बात करेंगे। एक तो जीवाणु की खोज याद रखना, 1683 में ल्यूवेनॉक, जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनॉक का ही कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो जो नाम दिया था जीवाणु नाम, वो 1829 में किसने दिया था? एरेनबर्ग ने, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने कालरा और तपेदिक के जीवाणु की खोज की थी। कालरा और तपेदिक के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने कब? 1843 से 1990। और लुई पाश्चर ने क्या किया था? रेबीज का टीका दोष के पाश्चर करने की। तो दोनों याद रखना, लुई पाश्चर ने क्या किया था? रॉबर्ट कोच ने ल्यूवेनहॉक को क्या बोला जाता है, और ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? अब बता वायरस के ऊपर बॉक्स में यहाँ पे वायरस के लिए दिया हुआ है। पूरा चीज़ें नहीं करना वायरस से रिलेटेड। वायरस से ये ध्यान रखना कि विषाणु की खोज कहते हैं इवान विस्की ने 1892 में। बाकी यहाँ पे स्किप कर सकते हो। ये सब चीज़ें जो है अभी यहाँ पे ये थोड़ा स्किप करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी बोरिंग टॉपिक है। इससे बाद में चीज़ें है कि बाद में चीज़ें अगर एग्ज़ाम के बाद चीज़ें अगर आगे कराऊंगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेल में बायोलॉजी का दोबारा से मैं अपडेट कर दूंगा, जो भी टॉपिक जो रह जाएगा। फ़िलहाल अभी हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सभी चीज़ें फ़िलहाल अभी हमें स्किप करना है। ब्रायोफाइटा, इसमें जो अगर आप करोगे ब्रायोफाइटा, जैसे ये है पहला, तो मेन पॉइंट याद रखना, जाइलम और फ्लोएम का इसमें जो रेड कलर में किया हुआ है, ये जाइलम फ्लोर का पूर्णतः अभाव होता है और एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है इसके। बस ये पॉइंट है ना, इनमें जो ये रेड कलर में किया हुआ है बस ये, जैसे रेटिडोफाइटा, इसमें बस ये ध्यान रखना कि इनका जो शरीर है जड़ तना शाखा पत्तियों में विभेदित रहता है, बस ये पॉइंट याद रखना। सेम चीज़ आगे इनमें भी यही करना है। नग्न बीजी के अंदर ये वाला कॉस्ट एडवट ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। देखो वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा बहुत बार पूछा हुआ है सिकोया, ठीक है। सिकोया किस में आता है? नग्न बीजी के अंदर आता है सिकोया। और कितनी ऊंचाई है? 120 मीटर। पॉइंट याद रखना क्योंकि इसको सिकोया वृक्ष को ही क्या कहा जाता है? कॉस्ट एडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है, कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। और सबसे छोटा अगर बात करें अनावृत पौधा वो है जैमिया पिग्मिया, ये भी पूछा हुआ है। जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगोवाइला, और ये एग्जाम्पल हो गए जीवित जीवाश्म के।
तो 3 पॉइंट यहाँ पे नग्नबीजी से पॉइंट लेना है। एक तो सबसे ऊंचा पौधा, सबसे छोटा अनावृति वाला पौधा, और कॉस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया किसे कहा जाता है। जीवित जीवाश्म के एग्जाम्पल आप थोड़ा स्किप कर सकते हो अभी फ़िलहाल। इसके अलावा यहाँ पे आवृत्त बीजी वाले और बाकी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ही जो बॉक्स यहाँ पे दिया है ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोलेगा जो लहसुन और प्याज है वो कौन से वाले कुल का है, लिलिएसी वाले। पाल्मी के अंदर ये आ जाता है, ग्रेमिनेसी के अंदर। अगर पहले किया हुआ है तो रिवीजन मोड पे कर लेना, इसे रिवीजन कर लेना, ठीक है। अगर नहीं किया हुआ तो एक बार देख लेना, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी कुल का नाम, ठीक है। जैसे नीचे वाला हो गया, बोलेगा कि बबूल जो है कौन से कुल का है, 4-5 के नाम दे देगा, तो इस टाइप से। तो थोड़ा बहुत टाइम मिलते हैं तो इसे थोड़ा कनेक्ट करके चीज़ें कर लेना। जैसे आलू हो गया, आलू का बोलेगा सोलेनेसी हो गया। इनके शुरू के 2-3 कर लेना, इन तीनों को करना। इनके शुरू के 3 हो गया, इसके शुरू के 3 हो गया, ऐसे करके 3-3 अगर करती हो कम टाइम में सिर्फ चीज़ें हो जाए। लेकिन करना है ये वाला पॉइंट, स्किप नहीं करना है। कुछ एग्जाम्पल या कुछ डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे जड़ की डेफिनेशन दिया है, जड़ पौधों का अवरोही भाग होता है और सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है। जड़ पता ही है क्या होता है, 2 टाइप की होती है, बस जड़ याद रखना, मूसला और अपस्थानी। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला, ये जो बॉक्स है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोलेगा जो गाजर है उसका आकार बोलेगा, ठीक है। शंकु आकार का होता है जड़ उसकी। शलजम और चुकंदर में कुम्मी टाइप का होता है। मूली का जो जड़ का आकार है वो तरकी रूपी होता है। इस टाइप से चीज़ें। तना की डेफिनेशन पता ही है तना क्या होता है, बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला बॉक्स इम्पोर्टेंट है, ये वाला, कि आलू का जो एग्जाम्पल, जब कंद है, कंद भूमि का तो किसका होता है, तो आलू का। धनकंद किसका होता है, बंडा केसर। सलकंद जो है प्याज होता है। प्रकंद जो है हल्दी और अदरक हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आगे, तो जो बॉक्स वाला है ये तो करना ही करना है, ठीक है। आगे इस वाले पेज में क्लियर नहीं दिख रहा तो स्किप करिए फ़िलहाल। अभी यहाँ पे ये वाला बॉक्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे दिया हुआ है फल के टाइप, क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन एक बार देखना है। जैसे सरल फल है तो अमरूद और केला सरल फल में आ जाएगा। और ये कौन सा है, पुंज दिख नहीं रहा क्लियर, स्ट्रॉबेरी और रसबेरी इसमें आ जाएगा। संभावित के अंदर ये आ जाएगा हमारा कटहल। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है असत्य फल। असत्य फल जो है इसके एग्जाम्पल हो गए सेब और कटहल। लेकिन इसको थोड़ा बहुत अगर स्किप कर लेते हैं तो ये वाला बॉक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोलेगा सेब का कौन सा वाला भाग खाने योग्य होता है, तो उसका पुष्पासन। नाशपाती का पुष्पासन, तो पुष्पासन वालों को एक साथ जो है कनेक्ट करना पड़ेगा। केले का मध्य और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा बहुत आप ध्यान भी दोगे तो इंपॉर्टेंट वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अंगूर फलविति और बीजार्सन। आम मध्य फलविति, तो आम अगर है तो मध्य फलविति, मध्य वाला भाग ही तो कहोगे, भाग तो कवर वाला नहीं होगा, ठीक है। गेहूँ हो गया, काजू हो गया, इस टाइप से लीची एरिल हो गया, तो कुछ नहीं, ये वाला तो पॉइंट आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट तो करना ही पड़ेगा ये वाला, ठीक है। अगर आता है तो स्किप नहीं करना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगर बाद में भी आप एग्ज़ाम के बाद भी चीज़ें करोगे तो जो चीज़ें पहले करने वाला बोला है वो चीज़ करना पड़ेगा। बट एग्ज़ाम के बाद थोड़ा ये है कि PYQ या वो सब चीज़ें भी मैं सेंड कर दूँगा किसी और एग्ज़ाम को अगर टारगेट होगा तो। पादप को आप स्किप कर सकते हो, अभी कम टाइम है तो चीज़ें नहीं करना है अभी फ़िलहाल इतना। प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन फार्मूला याद कर लेना। 6CO2 + 12H2 है। अगर इन्हीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 + 12H2, ठीक है। ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 और जल बनेगा और ऑक्सीजन 6O2। तो कौन कौन से चीज़ गैसेज जो है इसमें पार्ट लेती है, इस टाइप से पूछ लेता प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, पानी रहेगा, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। इसके लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चीज़ें बोल देता हूँ। क्लोरोफिल में पत्तियों का हरा रंग, पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल। पहला पॉइंट ही हो गया, ठीक है।
सेकंड पॉइंट, क्लोरोफिल के केंद्रक में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, क्लोरोफिल प्रकाश में जो है किस किस को ग्रहण करता है, क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को। ठीक है, अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे ज़्यादा किस में होती है, लाल रंग में, और लाल रंग में, और बैंगनी में जो है सबसे कम होती है। पॉइंट रहेगा। बस बाकी चीज़ें स्किप कर लो क्योंकि क्लियर चीज़ें यहाँ पे नहीं दिख रही है। पादप हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। वन सेकेंड देखें यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ कि जो आपको अभी फ़िलहाल लास्ट मोमेंट पे करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिटेल में तो चीज़ें अभी नहीं करना है, डिटेल में चीज़ें करने के लिए टाइम नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसे नेक्स्ट वाले में जो है थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में से मेन जो पॉइंट है उनको बता दूँगा, क्योंकि चीज़ें करने के लिए बहुत है बायो, ये नहीं कि कम सिलेबस है, काफ़ी है, लेकिन अभी हमें लास्ट मोमेंट पे यहाँ से हार्मोन्स के आगे हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है।